वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय सहायक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है यूटेरिया वॉल्यूम 2 से, जिसमें आज सेट नंबर 3 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तेल नदी के नाम से जाना जाता है नाइजर नदी को। ऑप्शन नंबर सी। नाइजर नदी नाइजीरिया में बहने वाली एक नदी है। इस नदी को तेल नदी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें पाम तेल का परिचालन ज़्यादा होता है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? ब्लॉक पर्वत नहीं है एटलस। ऑप्शन नंबर डी। एटलस एक मोरदार पर्वत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? इसमें असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किजिलकुम सऊदी अरब, जो कि गलत दिया गया है। किजिलकुम मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है। यह आमू दरिया और सीर दरिया के बीच एक दोआब में स्थित है। इसका अधिकांश हिस्सा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आता है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। दस्त-ए-कबीर ईरान में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। नूबियन मरुस्थल सूडान में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? रूस में स्थित है काकेशस पर्वत। ऑप्शन नंबर ए। जबकि एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। एपीनाइन पर्वत इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी। भारत की सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश से लगा हुआ है जो 4096.7 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ऑप्शन नंबर डी। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्रवियन महाकल्प की चट्टान नहीं है? द्रवियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है, वह है धारवाड़ चट्टान। ऑप्शन नंबर डी। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के जिन क्षेत्रों में सूक्ष्म भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। भारत में जिन क्षेत्रों में सूक्ष्म भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है पटना। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है शिवहर। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट है 88.71%। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंट है 11.29%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का परसेंट है समस्तीपुर में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंट है? जनगणना 2011 के अनुसार पंजाब राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंट है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
अगला प्रश्न है बिहार के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। हालांकि इसको 4 उपजोन में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? यूरोप की मुख्य नदी है डेन्यूब नदी। अगला प्रश्न है कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना हुई 1984 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है ढाका में। अगला प्रश्न है प्राचीनतम चावल के साच कहाँ से मिले हैं? प्राचीनतम चावल के साच मिले हैं कोलडीवा से। कोलडीवा इलाहाबाद के दक्षिण के बेलर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर हैं? इसमें हड़प्पा कालीन नगर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, धोलावीरा तथा गनेरीवाल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाक्स बख्श के नाम से जाना जाता है? लाक्स बख्श के नाम से जाना जाता है इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 434 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में कुल 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। अगला प्रश्न है चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना बनाई गई थी सूरसेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। चटगांव शस्त्रागार कांड को मास्टर दा के नाम से पड़ोसी सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? इंडियन ओपिनियन नामक अखबार प्रकाशित होता था गुजराती भाषा में, अंग्रेजी भाषा में तथा हिंदी भाषा में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सजानंद सरस्वती को। अगला प्रश्न देखते हैं असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। अगला प्रश्न है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक हो जाएगा अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पूर्णाधार तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? राजकोषीय संकेतक नहीं है वह है चालू खाते का घाटा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? भारत में गरीबी रेखा का मापन किया जाता है
घरेलू उपभोग के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो दोस्तों, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि 18 + 20 कर देंगे तो द्रव्यमान निकल जाएगा, यानी कि 38। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन हो जाएगा तीनों के तीनों। यह केंद्र सरकार का बैंकर है, यह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है एवं उनका प्रबंधन करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, वह यंत्र का नाम है सोनार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, संतरा फॉर्मिक अम्ल, जो कि गलत दिया गया है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड तथा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है वह घटना हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, पॉलीकोट किसका मिश्रण होता है? पॉलीकोट मिश्रण होता है पॉलिस्टर और कपास का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? सर्वाधिक ऊष्मीयमान होता है एलपीजी का। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो दोस्तों, मिश्रित किया जाता है ऑक्सीजन के साथ हीलियम को। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड बहुलक प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है? अमीनो अम्ल का बहुलक होता है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है इलियम में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रासव ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रासव ध्वनि का उपयोग किया जाता है इन तीनों में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में तथा संकेत भेजने में। अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? मस्तिष्क का जो भाग सोचने का कार्य करता है वह है अग्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो दोस्तों, इंसुलिन में जस्ता धातु मौजूद होती है। अगला प्रश्न है, परखनली शिशु के मामले में
परख नली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 9 सितंबर 1972 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? इसमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, वह है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय, कचरे से उत्पादित ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो कथन असत्य है वह है ऑप्शन नंबर सी। राजविधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है, जो कि गलत दिया गया है। राज्यपाल को किसी भी विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा माफ करने का अधिकार नहीं है, वह केवल इसे स्थगित या परिहार या लघुकरण करने के लिए कह सकता है। मृत्युदंड की सजा माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, यह लाया गया था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति का अनुच्छेद 61 में उबंधित रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 371 का ए में। अनुच्छेद 371 का ए के तहत नागालैंड का विशेष प्रावधान किया गया है। 371 बी में असम राज्य के लिए है, 371 सी में मणिपुर, 371 डी में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था? सूचना अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। अगला प्रश्न है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अनंत भेजने का अधिकार किसके पास है? देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अनंत भेजने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? नीति आयोग के विषय में जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, जो कि गलत दिया गया है। इसमें 3 पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ना कि 1। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। यह शाकाहारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्न संविधान संशोधन में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था 52वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 52वां संशोधन 1985 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है?
नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है लोकसभा में तथा विधानसभा में? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय स्थित है वीना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई। इसका मुख्यालय वीना के ऑस्ट्रिया में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है वर्ष 2023 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है दक्षिण कोरिया। नाटो की स्थापना वर्ष 1949 को की गई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यह प्रदान किया गया है झारखंड राज्य को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास जी को। अगला प्रश्न है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत 1962 से हुई थी। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी गई है अरुंधति राय के द्वारा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों वह लेखिका का नाम हो जाएगा गीतांजलि श्री। ऑप्शन नंबर ए। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सेंट को 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। अब तक के इतिहास में हिंदी का यह पहला उपन्यास है जिसे यह सम्मान मिला है। थैंक यू।